नमस्कार, स्वागत है जर्नी ऑफ एक्टिंग के वीडियोस में। तो रस का डिस्कशन हो रहा है और आज हम थोड़ा इलाबोरेटली डिस्कस करते हैं करुण रस को। रसों के बारे में बहुत सी बातें मैंने पहले भी कही हैं। आज फिर कुछ बातों को रिपीट करते हुए, कुछ नई बातें कहते हुए ये बताना चाहूंगा कि एक आम आदमी का जीवन या एवरेज पर्सन की जो जिंदगी है उसमें रसों का या इमोशंस का क्या स्थान है। एक एक्टर को जब वो अपनी ट्रेनिंग से गुजर रहा है तो उसको ये ऑब्जर्व करना चाहिए अपने अंदर भी और औरों के अंदर भी कि कितना लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं और किस हद तक करते हैं। तो अगर साइकोलॉजिकली देखें तो जितने भी बड़े इमोशंस हैं, पावरफुल इमोशंस हैं, जिसमें लव है, जिसमें एंगर है, जिसमें ये करुण रस यानी सैडनेस है या फियर है या विभत्स रस जैसा है जिसमें आपके भीतर का हेट और जेलसी और सैडिज्म, इस तरह की फीलिंग्स हैं। तो नॉर्मल लाइफ में कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से एक्सप्रेस करता नहीं है। आज का जो दौर है, आज का जो समाज है, उसमें हमारा बहुत कुछ सप्रेस हो चुका है। हाँ, एक ये है कि इरिटेबिलिटी बहुत ही नॉर्मल तरीके से एक्सप्रेस हो जाती है। हर आदमी जनरली इरिटेटेड है और बड़े शहरों का मिजाज ऐसा है कि आप अपने दुख को अपने दोस्तों के बीच भी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि कहा जाता है कि ये कमजोरी है। हाँ, एंगर भी बाज़े वक्त एक्सप्रेस हो जाता है पर बहुत लोग अपने एंगर को भी दबा देते हैं। तो ज्यादातर हम समाज में जिस तरह से रह रहे हैं उसमें हम अपने आप को एक प्लेजेंट व्यक्ति के रूप में, और आजकल पॉजिटिविटी का भी दौर चल रहा है, तो पॉजिटिव आदमी के रूप में, पॉजिटिव व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं। लेकिन अंदर हमारे ये इमोशंस की नदी कंटिन्यूअसली बहती रहती है। हालांकि ये थोड़ा विषय से हटके है, मगर इसी वजह से आदमी आज ज्यादा हिपोक्रेट या स्प्लिट होता जा रहा है। खैर, ये अलग टॉपिक है, उस पर अभी बात नहीं करते। लेकिन इमोशंस को कैसे समझें, तो जो एक्टर है या उभरता हुआ एक्टर है, ट्रेन हो रहा है, पहले उसको ये एक स्किल डेवलप करना होगा कि अपने इमोशंस को फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस करे। अब हर जगह एक्सप्रेस करेगा तो दिक्कत होगी। तो कहां एक्सप्रेस करे? अपने दोस्तों के बीच, अपने साथी कलाकारों के बीच, जिन लोगों के साथ वो एक्टिंग को लेकर कुछ रियाज कर रहा है, कुछ प्ले पढ़ रहा है या किसी सीन पर काम कर रहा है, तो वहां उसे अपने इमोशंस को थोड़ा सा खोल देना चाहिए, थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। तब उसे पता चलेगा कि उसके सच्चे इमोशंस कैसे हैं। इसके अलावा समाज में नजर रखे, अपने आसपास अपनी माँ को देखे, सिस्टर को देखे, अपने फादर को देखे, रिश्तेदारों को देखे, सोसाइटी मीटिंग्स में जाए, वहां पे लोगों की एक्सप्रेशंस को देखे कि कितना गुस्सा कैसे निकलता है और सच्चा गुस्सा क्या होता है, या सच्चा रोना क्या होता है, सच्चा दुख क्या होता है। और अपने जीवन के ही मोहब्बत की फीलिंग से वो ये जान सकता है कि सच्चा श्रृंगार रस क्या होता है, जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी। तो पहले तो इमोशन की सच्चाई को उसे देखना होगा। और इनके बारे में एक बात और बता दूं, रस के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाले आयामों में ये रस भी एक इंपॉर्टेंट आयाम है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अगर ये हमारे जीवन में ना होते, निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में ना होते या कलेक्टिव फैमिली लाइफ में ना होते, तो जीवन बहुत बोरिंग और मैकेनिकल और मोनोटोनस हो जाता। ये रस की वजह से ही एक नया आकर्षण और नॉर्मल मोनोटोनस लाइफ से ऊपर उठने का एक अवसर मिलता है एक व्यक्ति को। धर्म गुरुओं ने यही तरह तरह के त्योहारों से, तरह तरह के फेस्टिवल से ये रसों को हमारे नॉर्मल लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है। पूजा के जरिए, त्योहार के जरिए, उसमें जो रिचुअल्स हैं उसके जरिए, गीत के जरिए, भजन के जरिए और म्यूजिक के जरिए, कई बार डांस के जरिए भी। तो
आदमी हठात एक रस के जगत में प्रवेश कर जाता है और मूल बात यह है कि उसको अच्छा लगता है। ये एस्थेटिक डिलाइट कहलाता है। तो एस्थेटिक से मिलने वाला जो सुख है वही दरअसल रस है। अब आप कहेंगे कि ये जो करुण रस है जिसमें दुख का भाव है, ये रस कैसे, इसे सुख क्या मिलता है? तो ये समझने वाली बात है कि हाँ, थोड़ा सुख मिलता है। कैसे मिलता है? एक्सप्रेस्ड इमोशन सुख है, एक्सप्रेस्ड इमोशन रस है, सप्रेस्ड इमोशन बीमारी है। फिर से कहता हूं, सप्रेस्ड इमोशन डिजीज है और एक्सप्रेस्ड इमोशन रस है। अब करुण रस के अंदर हम जाते हैं और इसको समझते हैं कि क्या होता है जब करुण रस या करुण रस से पहले की अवस्था हमें पकड़ लेती है। तो बुनियादी मूल भाव करुण रस में है दुख, सैडनेस, पेन। लेकिन पेन से पहले क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही पेन आएगा। ये पेन, ये सफरिंग, ये दुख, ये पीड़ा हर व्यक्ति अनुभव करता है और अलग अलग कारणों से करता है। अगर हम श्रृंगार रस से इसको जोड़ें, क्योंकि पहला रस श्रृंगार रस है और उसके फौरन बाद करुण रस है ऑर्डर में, तो श्रृंगार रस में मोहब्बत का जज्बा है और मोहब्बत का जज्बा सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा है। कई वाइज लोग तो ये कहते हैं कि जीवन है क्या? प्रेम करना और प्रेम देना, मोहब्बत पाना और मोहब्बत देना। तो इसी मोहब्बत में जब ऑब्स्टेकल आता है, ये मोहब्बत जब सेपरेशन में बदल जाती है, आपका अपने किसी प्रिय से जब सेपरेशन हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, जो आप चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं, उसके अलावा आपकी जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के प्रति आपका आकर्षण है, आपका प्रेम है, वो भी यदि आपसे छिन जाता है तो डेफिनेटली वो प्रेम पेन में बदल जाता है, दुख आ जाता है। और एक खास उम्र से अगर हम ऑर्डिनरी लाइफ की बात करें तो 18 से 25 साल की उम्र में एक खास वक्त में एक दुख की शुरुआत हो जाती है, फिर वो जीवन भर रहती है किसी न किसी कारणवश। अगर आपको अपने फैमिली में किसी रिश्ते में दर्द है तो वो जीवन भर दर्द वैसा ही रहेगा। आपकी शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी होंगे, तो जो पेन अगर फादर या मदर से था वही पेन कंटिन्यू हो जाएगा वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। तो इस तरह से वो पेन बराबर रहेगा, आप उससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते। पेन से मुक्त होना है, यानी दुख या सैडनेस से मुक्त होना है, तो बहुत कुछ अलग चीजें करनी पड़ती हैं। वो धर्म का विषय है, वो स्पिरिचुअलिटी का विषय है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जो हमें ये पेन मिलता है, इसको अभी हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या होता है हमारे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में, क्या हो जाता है हमारे नर्वस सिस्टम में, क्या हो जाता है हमारे भाव भंगिमा की जगत में, क्या होता है। हमें एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, तो एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो स्टडी करेगा बॉडी, और स्टडी करेगा फेस, वो स्टडी करेगा वॉइस, और इन तीनों की सहायता से उसको इस दुख को दर्शाना है। तो पहले दुख का जो मनोवैज्ञानिक पार्ट है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। जैसे अभी हमने कहा कि श्रृंगार रस में प्रेम है, लेकिन अगर वो लॉस हो गया तो क्या होगा? तो ये दुख शुरू होगा। दुख शुरू होगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा? वो खिन्न अवस्था में रहेगा वो व्यक्ति जिसका मोहब्बत का रिश्ता टूट गया है, जिसका जीवन में ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी वजह से उसे पेन से गुजरना पड़ रहा है। वो उदास रहेगा, बॉडी में एक चेंज आएगा, उसकी चाल में एक चेंज आएगा, और वो अंदर ही अंदर घुलता जाएगा कुछ समय के लिए। इसको बारीकी से समझना होगा कि रस कब क्रिएट होगा, ये देखने वाली बात है। इमीडिएट रस क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। आदमी को अगर शॉक लगा है किसी सेपरेशन की वजह से, पेन में है, तो वो इमीडिएट उसको एक्सप्रेस नहीं करता, वो अपने शेल में चला जाता है, वो दुखी हो जाता है। अगर उसका नेचर किसी दूसरे तरह का है तो उसका क्रोध बढ़ सकता है, क्रोध मिश्रित दुख उसके अंदर से अभिव्यक्त हो सकता है। कई बार क्रोध दुख की वजह से आता है, या आसानी से समझ में नहीं आता। जैसे जंगल के राजा शेर के पैर में अगर कांटा चुभ गया है तो वो दहाड़ता है, लेकिन वो दहाड़ दर्द की दहाड़ है, वो उसका क्रोध नहीं है। ऐसे ही कई मजबूत लोग अगर दुखी होते हैं तो वो अपने घर में या अपने आसपास के लोगों पे या ऑफिस में चिल्लाते हैं, उस चिल्लाहट की वजह उसका दर्द है,
उसका पेन है, वो इंडिविजुअली बहुत दर्द में है, दुखी है, लेकिन चूंकि उसने अपने आप को उस तरह से मजबूत बना के रखा है कि अपना दुख, अपने आंसू दिखाने नहीं है, तो वो क्रोध के माध्यम से निकलता है। तो ये बारीक बातें हैं जो करुण रस से ही जुड़ी हुई है। खैर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, कि वो व्यक्ति जो अभी दुखी हुआ है वो उदास रहेगा, खिन्न अवस्था में रहेगा, अंदर ही अंदर उसके मन में वो चिंतन चलता रहेगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये रिश्ता जो इतना सुंदर था, ये प्यार का रिश्ता जो इतना खूबसूरत था, ये क्यों टूटा, मैं क्यों इससे अलग हुआ, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। हो सकता है वो सुसाइड करने के ट्रैक पे भी सोचे। तो विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं, और वो लगातार चलती रहेंगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो अंदर ही, ये इसी को डिप्रेशन कहते हैं। यही है डिप्रेस्ड स्टेट, ये है डिस्टर्ब्ड स्टेट। तो डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए पर्सन, जब वो इस लेवल पे आ जाता है कि अब वो संभाल नहीं सकता है, अब वो उसको अपने अंदर रोक नहीं पा रहा है, या वो अगर अकेले में उसको एक्सप्रेस कर ले बाथरूम में या बंद कमरे में, तो ये अलग बात है। और अगर उसे इस वक्त में कोई ऐसा हितैषी मिलता है, कोई ऐसा वेल विशर मिलता है जो उसके साथ बहुत मीठी बात करते हुए उससे सुन ले, उसको बात करने के लिए मजबूर करे, तो उस बातचीत के दौरान वो व्यक्ति टूटते हुए अपने दुख को एक्सप्रेस करेगा, और उसमें उसका ब्रेकडाउन होगा और आंखों से आंसू भी निकलेंगे। ये जो उसका ब्रेकडाउन होना है, आंखों से आंसू निकलना है, और मन के दबे हुए भावनाओं को, विचारों को फ्लुएंटली कह देना है, रिलीज कर देना है, दबे हुए उस दुख को, ये रस क्रिएट करता है और ये देखने वाले पर भी असर डालता है। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहता हूं कि पहले इन रसों को, इन डीपर इमोशंस को रियल लाइफ में जाने, रियल लाइफ में समझें। अगर आप उतने दुखी नहीं होते तो कोई बात नहीं, औरों को देखिए रोते हुए, औरों को देखिए दुख को एक्सप्रेस करते हुए। और वैसे साइकोलॉजिकली ये बात बता दूं कि एक बार जिसने अपने मन को हल्का कर लिया, रो के इसी करुण रस को एक्सप्रेस किया, रस इसीलिए है बिकॉज वाइल एक्सप्रेसिंग यू बिकम रिलीव्ड। द ब्यूटी ऑफ द रस इज दैट यू बिकम रिलीव्ड, निर्भर हो जाते हैं आप। तो इसीलिए ये रस है, क्योंकि छाती पर से बोझ कम हो जाता है। छाती और दिमाग पर जो बोझ सोच सोच के पड़ जाता है, वो इस रस धारा में धुल जाता है। आंखें भी साफ हो जाती हैं, मन भी साफ हो जाता है, आप थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं, फिर से जीवन जीने लायक बनते हैं, फिर से सोचते हैं कि अभी नए उमंग से, नए उत्साह से जीवन को जिएंगे, नई कोशिशें करेंगे। क्या हुआ, जो नुकसान हो गया कोई बात नहीं, फिर से हंसने की एक कोशिश होती है, फिर से आशा से जीवन जीने की एक कोशिश होती है। तो ये करुण रस की एक तरह से बुनियादी व्याख्या मैंने आपके सामने की है। तो अब हम इसको एक बार एक परफॉर्मर के जरिए देखते हैं। तो आइए एक करुण रस का परफॉर्मेंस, एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। हमारी साथी कलाकार भूपाली तांबोली वो करुण रस इस वीडियो के जरिए प्रेजेंट करेंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। एक बार फिर जीवन निराशा से भर गया है। बेमतलब, बेमानी लग रहा है सब कुछ। कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसे ही दुख से भरा रहेगा? क्यों हर बार ऐसा ही होता है? थोड़ी देर के लिए सुख और खुशी के पल मिलते तो है, लेकिन जल्द ही दुख की काली अमावस्या उन्हें घेर लेती है। मेरे मन की बगिया में
आशा और उमंग के फूल खिलते तो हैं, पर इससे पहले उन फूलों का मैं भरपूर आनंद लूं, वो मुरझा जाते हैं। दुख की काली माँ अपने अंधेरे जाल में पकड़ लेती है और फिर देर तक पकड़ी ही रहती है। एक लंबा वक्त गुजरता है उस जाल से निकलने में। क्यों ये बार बार होता है? कि सबके साथ ऐसा ही होता है, या फिर मैं ही अभिशप्त हूं? उफ, मेरी अपनी इस दुख और निराशा का दोष किसको दूं? मुझे नहीं पता। मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरी ही अपनी गलतियां हैं। मुझे खुद को और अपनी कमजोरियों को सुधारना होगा, पर मैं हार गई। मैं वो ना कर सकी जो मैं करना चाह रही थी। मेरा जीवन दुख और दर्द की गाथा बन गया है। सिर्फ घाव ही घाव है मेरे पास। मैं जीऊं तो क्यों जीऊं? क्या करूं जी के? तो ये आपने देखा कि करुण रस का एक्सप्रेशन किस तरह से होता है। अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं या आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर म्यूजिक से भी हेल्प लेना पड़ता है, फिर लोकेशन से भी हेल्प लेना पड़ता है, फिर कॉस्ट्यूम से हेल्प लेना पड़ता है, और सबसे पावरफुल टूल जो है वो है शब्द। वो शब्द वैसे होने चाहिए। तो देखिए, रस जब क्रिएट किया जाता है, रियल लाइफ में थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि रस अपने आप परिस्थिति वश, प्रकृति के परिस्थिति वश, रिश्तों के माध्यम से, आपके जीवन के कर्म और संस्कार के माध्यम से ये इमोशंस आपके अंदर आते जाते रहते हैं। लेकिन जब एक कलाकार को पेश करना है, अब कलाकार इसमें कितने हैं? जब हम रस की पैदाइश करते हैं बाय एन एक्टर, तो हमें सपोर्ट कितने लोगों का चाहिए? अगर सिनेमा है तो लोकेशन का सपोर्ट चाहिए, एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए, और सबसे पहली बात स्क्रिप्ट चाहिए हमें, टेक्स्ट। तो लिखने वाले की जो कोशिश है, लिखने वाले के जो शब्द हैं, डायलॉग्स हैं, उनमें वो मादा होना चाहिए, उनमें वो कुव्वत होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि वो करुण रस को जनरेट कर सके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर द वर्ड्स। द वर्ड्स मस्ट हैव दैट इनहेरेंट पावर टू create that rus. Then an actor gets into those lines, gets into that mood, gets into that character. पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। वो ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा? वो उन क्षणों को याद करेगा जब वो जीवन में दुखी था। तो उसको भी इसमें ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। मैंने पहले के सेशंस में भी कई बार कहा है कि जीवन के जितने इमोशंस हैं, जितने मूड्स हैं, उन सबको एक एक्टर को, स्टूडेंट एक्टर को अपने मेमोरी बैंक में स्टोर करके रखना है, ताकि जब जब जरूरत हो तो वहां से निकालना है। तो क्या करना होगा? इमेजिनेशन की सहायता से अपने उन दिनों को याद करना है, उन क्षणों को याद करना है जब आप डिप्रेस्ड थे, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी थी, तो उस बॉडी लैंग्वेज को वैसे इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये पहला काम हुआ। फिर वॉइस के लेवल पे जो चेंज आता है उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना है। फिर जो शब्द हैं उनको याद करना है। ये याद करने की दिक्कत बहुतों के साथ आती है। मैं अक्सर वर्कशॉप्स में लोगों से ये सुनता हूं कि याद कैसे करें। तो इसका जवाब मैंने कई बार दिया है कि याद तभी होता है जब आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, शामिल हो जाते हैं, आपका मन उसमें चला जाता है पूरी तरह से। तो याद करना उतना कठिन नहीं होता, और आपको मजा आना चाहिए, शब्दों से प्रेम होना चाहिए। वर्ड्स मस्ट इंस्पायर यू, आपको अच्छा लगना चाहिए। तो तभी वो आपके एक्टर को मजबूत करता जाएगा। वरना ये मेमोरी का जो प्रॉब्लम है ये बहुतों के जीवन में आता है, और फिर वो उतनी सीरियसली अपने एक्टिंग के क्राफ्ट को ले नहीं पाते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि किस तरह से पहले भाव भंगिमा, फिर वॉइस, और फिर याद करना उस टेक्स्ट को,
और फिर एक दिशा में उसको ले जाना, वो दिशा जो राइटर ने तय की है उसके अंदर, और आप धीरे धीरे जब उस फ्लो में बहेंगे तो आपके अंदर से वो सही मायने में जो मूड है, जो रस है, वो आ जाएगा। इसमें परफॉर्म करते वक्त एक बात और ध्यान में रखनी है कि आप पाएंगे अगर अच्छा लिखा हुआ है तो एक पूरी जर्नी होती है उस रस की भी। वो नॉर्मल से शुरू होगा धीरे धीरे, जैसे अगर इसी रस की बात करें करुण रस, तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड स्टेट से शुरू होगा, फिर वो और डिप्रेशन में जाएगा और थोड़ा सा आवाज रुआसा हो जाएगी, आवाज में कंपन आएगा, चेहरे में और थोड़ी सी वो दुख की भावना आएगी, और धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा जिसे हम ब्रेक डाउन का पॉइंट कहते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया अपने आप को रोने में, अपना रोना ठीक से देखा हो, औरों का रोना ठीक से देखा हो, तो आप पाएंगे उसका एक क्लाइमैक्स आ जाता है, तब आप ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब रो देते हैं। तो वो जो रोना है वो उसका क्लाइमैक्स है। तो वो लिखने में भी वो वैसा होना चाहिए और तभी वो परफॉर्म करने में भी उतनी शिद्दत से और उतनी ईमानदारी से और उतने ट्रूथ के साथ आता है, अगर वो लिखा अच्छा गया है तो उसका एक क्लाइमैक्स पॉइंट होता है, और क्लाइमैक्स पॉइंट होने के बाद फिर वो थोड़ा सा उसका रोना भी, या रोने की इंटेंसिटी जो है वो या तो वैसी ही रहेगी या थोड़ी कम हो जाती है। कई बार तो बाज़े वक्त अगर आप रियल लाइफ में देखें तो बहुत ज्यादा दुख हो, आंसू से निकल गया, उसके बाद व्यक्ति थोड़ा हंसने भी लगता है, ये भी होता है, कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं, क्यों मैं इतना रो रहा हूं। तो वो रोना और हंसना कई बार साथ साथ हो जाता है, बहुत ही इंटेंस इमोशनल स्टेट में। लेकिन अभी फर्स्ट फेज में आप इतना ही याद रखें कि एक तरंग के माफिक उसको प्ले करें, नीचे से शुरू हुआ और एक क्लाइमैक्स तक पहुंचा, फिर वो क्लाइमैक्स से नीचे आया और धीरे धीरे करके वो सॉबिंग के लेवल पे आंसुओं के साथ, रोने की ध्वनि के साथ पे समाप्त हो जाए। ये एक बेसिक तरीका है रस को प्ले करने का। अभी खासकर हम करुण रस की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आज हमने करुण रस के बारे में कुछ जाना समझा। तो वीडियो में जो टेक्स्ट है उसको नोट कर लीजिए और प्ले कीजिए, परफॉर्म कीजिए, बनाइए अपना वीडियो और खुश रहिए, मस्त रहिए। रियल लाइफ का दुख तकलीफदायक है, लेकिन अभिनय के द्वारा दुख का प्रदर्शन सुख देता है। रस इसीलिए है ये। यू फील हैप्पी बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड, because you have entered into an aesthetic zone. That is the beauty, that is the charm. And that aesthetic zone is above our normal life. And that gives a ordinary life, हम कहते हैं ना, that gives the kick, एक नशा है वो। ठीक है, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।